हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का जो अनसॉल्व पेपर है या फिर आपका जो पेपर हुआ है 2025 में, उसका जो सेट नंबर दूसरा है। ठीक है, यानी कि इसका कोड जो है 348 KI है और पहला वाला सेट जिसका कोड था 348KH ये हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को PDF चाहिए देखिए 7460012763। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप लोग PDF ले सकते हैं। और केमिस्ट्री फिजिक्स का 2020 से लगाए 25 तक, बायोलॉजी का 23 24 25 22 23 24 25 मिलेगा, मैथ का भी 23 24 25 मिलेगा, इंग्लिश का भी मिल जाएगा 2 साल का। ठीक है, लेकिन हाँ उसका पेमेंट लगता है, सभी का मिलाकर के 200 रुपये पेमेंट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को हम एक एक क्वेश्चन हल कराएंगे सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या करा है, लघु बीजाणु धानी के किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं। तो किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय, बाह्य त्वचा की होती हैं कि अंतरस्थित सीयम की होती है कि मध्य परत की होती है कि टेपिटम। तो इसका सही आंसर आपका होगा टेपिटम। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, टेपिटम होगा। तो इस पर देखिए सही उत्तर पर हम निशान लगा लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। तो ये देखिए किसने, डी ब्रिज ने की थी कि कॉरेंस ने की थी कि वान सेरमार्क ने की थी। तो इसमें आपको उपयुक्त सभी, ठीक ना, यानी कि तीनों ने की थी। डी ब्रिज ने भी, कॉरेंस ने भी और वान सेरमार्क भी किए थे। तो तीनों ने किए थे, तो इसलिए उपयुक्त सभी आपका फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया टीआई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन पहला ही वाला ही सही हो जाएगा, जीवाणु में किया जाता है। किस में किया जाता है, जीवाणु में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर घ कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सभोजिता का उदाहरण है। सभोजिता का उदाहरण कौन है इसमें, तो देखिए यहाँ पर पहला अधिपादप यानी कि एपीफाइट या लाइकेन, उसके बाद कवक मूल या माइकोराइजी भी इसको कहते हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें आपको कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका होगा निम्न में से कौन सा एक सभोजिता का उदाहरण है। तो लाइकेन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। यानी कि एक प्रारूपी क्या है, पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहला भाग है अंडाशय, दूसरा वर्तिका और तीसरा वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, पहला क्या होता है अंडाशय, दूसरा वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये 3 भाग का नाम लिखना था, मतलब लिख दिए हम लोग। ठीक है, यानी 3 भाग नहीं, मतलब भागों का नाम लिखना था। 3 भाग होते, 3 भागों का नाम लिखा गया। ठीक है, अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 2 का ख वाला। तो प्रश्न नंबर 2 का ख देखिए क्या है, कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोनों का क्या करना है, नाम लिखिए। यहाँ पर पहला है टेस्टोस्टेरोन, एक प्रमुख पुरुष लिंग हार्मोन है जो शुक्र ग्रंथि में स्थित लीडिंग कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास, शुक्राणु निर्माण और यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है यह मनुष्यों में पाया जाता है, यानी कि पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है। यह कैसा हार्मोन है, एक प्रकार का लिंग हार्मोन है। ठीक है, जो ये हार्मोन जो होता है देखिए शुक्र ग्रंथि में स्थित लीडिंग कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास यानी कि शुक्राणु निर्माण और यौन व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आगे चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ग है, कह रहा है कि युग्म विकल्पी क्या है। युग्म विकल्पी देखिए पूछा, युग्म विकल्पी क्या है, बस ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सब जो 2 प्रश्न नंबर 2 में हैं, जितने 5 क्वेश्चन है 5 1 नंबर के हैं। तो किसी गुण को प्रकट करने वाले जीन के
दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक ना, क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ये क्या कर रहा है, जो युग्म विकल्पी है ये क्या करता है कि कोई जीन है तो मतलब किसी गुण को प्रकट कर रहा है कोई जीन, तो उसी के विपर्यासी को क्या कहेंगे हम लोग, युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, जैसे जो जीव है ना, जीव की पहचान किससे होती है, जीव की पहचान हुई, जैसे जीव है, अब जीव में जो लक्षण हुआ उससे पहचान होगी उसका कि ये किस प्रकार का लक्षण है। ठीक, एक ही गुण को दो विपर्यासी रूप को व्यक्त करने वाले कारकों का जोड़ा युग्म विकल्पी कहलाता है। यानी कि एक ही गुण को क्या करता है, दो विपर्यासी रूप में व्यक्त करने वाले कारकों का जो जोड़ा होता है उसी को हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, यह प्रभावी लक्षण भी अप्रभावी लक्षण भी क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, यह पहचान जो है ये प्रभावी लक्षण भी दिखा रहा है और अप्रभावी लक्षण भी दिखाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी कहेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 का घ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का घ है कि किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। बस दो कृत्रिम पारितंत्र के क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो दो कृत्रिम पारितंत्र का नाम क्या है, ग्रीन हाउस और एक्वेरियम। ठीक ना, क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस और एक्वेरियम, ये आपका हो जाएगा कृत्रिम पारितंत्र। जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है इसको बोलेंगे कृत्रिम पारितंत्र, और जो नेचर द्वारा बनाया गया है वो आपका नेचुरल रहेगा। ठीक है, प्राकृतिक रहेगा। तो ये ग्रीन हाउस हो गया और एक्वेरियम हो गया। और देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा वाला है, अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए, तो ये आपका लेजर का फुल फॉर्म जो आपका होता है LASER का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई इसको क्या, स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपका होता है लेजर का फुल फॉर्म। तो इसको याद कर लीजिएगा 12th वाले। फिजिक्स में भी ये आता है लेजर। ठीक है, फिजिक्स में कभी कभी प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का क है, बहुयुग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। बहुयुग्म विकल्पता क्या है। अब देखिए जब किसी गुण के लिए 3 या 3 से अधिक एलील लिखा गया, एलील होता है। ठीक है, एलील एक साथ उपस्थित हो तो उसे बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब किसी गुण के लिए 3 या 3 से अधिक एलील क्या हो, एक साथ उपस्थित हो तो उसे हम लोग बहुयुग्म विकल्पिता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मनुष्य के रक्त समूह की व्यवस्था जो है A, B और O से होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मनुष्य का A पॉजिटिव हो गया, A निगेटिव हो गया, या AB पॉजिटिव हो गया, AB निगेटिव हो गया, या O पॉजिटिव हो गया या O निगेटिव हो गया। ठीक है, तो या B पॉजिटिव हो गया या B निगेटिव हो गया। तो ये सब मिलाकर के क्या है, A, B, O तीनों से ही मिलकर बना हुआ है। तो ये तीन, जब ये एलील जो होता है ये 3 प्रकार का, अगर 3 या 3 से अधिक हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुयुग्म विकल्पता बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख वाला है, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण देखिए। एक न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड, 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सा है, देखिए नाइट्रोजनस बेस क्या है, ये 2 प्रकार का होता है। देखिए प्यूरिन, ये देखिए जो ये नाइट्रोजनस बेस होता है 2 प्रकार का, एडेनिन होता है और गुआनिन होता है। और देखिए पिरामिडीन ये 2 प्रकार का, ये देखिए साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया। और एक होता है यूरेसिल, जो यूरेसिल होता है ये डीएनए में पाया जाता है। और जो आपका एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, और ये थाइमिन जो होता है ये आपका डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल जो होता है आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, बस इसमें यही फर्क हो जाता है कि थाइमिन डीएनए में, और अगर थाइमिन है तो डीएनए हो गया, अगर यूरेसिल है तो आरएनए हो गया। ठीक है, पेंटोज शुगर में देखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोज यानी कि आरएनए में राइबोज। तो इसमें क्या कह दिया
जो पेंटोज शुगर है उसमें जो डीएनए होगा उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाएगी, और जो आरएनए होगा उसमें राइबोज शर्करा पाई जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो गया। ठीक है, कौन इसका जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का 3 घटक बताएं, यानी कि 3 भाग होता है। तो 3 भाग में दूसरा जो पेंटोज शुगर है इसमें शुगर का नाम बताया। तो डीएनए में जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, यानी शर्करा होती है, और आरएनए में जो होता है राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, और तीसरा फास्फेट समूह है। फास्फेट समूह में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। ये जो फास्फेट समूह होता है ये डीएनए और आरएनए में क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये मतलब 3 घटक पूछा था, तीनों घटक आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के ग पर। अब यहाँ पर पूछा एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बन गया है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कैसे कैसे यहाँ पर दांत टाइप निकला हुआ है। इस प्रकार से पहले इसको बनाइएगा, फिर उसके बाद ये छोटा वाला बनाइएगा। पहले ये बड़ा लॉन्ग चैन बनाइएगा, इसमें देखिए नाम लिखा हुआ है, ये लॉन्ग चैन है और ये जो है शॉर्ट चैन है। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीजन है। ये दोनों क्या है, एंटीजन है। एंटीजन बॉन्डिंग, इनकी जो बॉन्डिंग होती है कैसी होती है, एंटीजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये शॉर्ट चैन में ये भी आपका एंटीजन बॉन्डिंग है। ठीक, और यहाँ पर ये इस प्रकार से एस टाइप का इस प्रकार से बना दीजिएगा। बस ये आपको इसमें फिगर बनाने के लिए कहेगा अगर प्रतिरक्षी अणु का, तो इसी प्रकार से ये फिगर आपको बना देना है प्रतिरक्षी अणु का। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के घ पर। प्रश्न नंबर 3 का घ क्या कह रहा है कि आयु पिरामिड क्या है, एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखीय निरूपण कीजिए। यहाँ पर देखिए आयु पिरामिड 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी तरह लिखा गया है इसमें। ठीक है, जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों जैसे 0 से लेकर 14 तक, 14 से लेकर 64 तक और 65 से प्लस, ठीक है ना, में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर समझिए 0 साल से मतलब 1 साल से लगाए 14 वर्ष तक, और 14 से यानी कि 15 वर्ष से लगाए 64 वर्ष तक, और 64 के बाद 65 वर्ष से जो भी वह उम्र बची है उसकी बात की रही, मतलब उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या का आयु पिरामिड त्रिकोणीय होता है जिसमें निचला आधार चौड़ा होता है, युवा वर्ग अधिक। ठीक है, जो होता है आपका ये इस प्रकार से त्रिभुजाकार होता है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज, यहाँ पर आप लोग त्रिभुज तो देखे होंगे, त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, ऐसे त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। अब ऐसे ऐसे ये 3 भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है। मतलब ये आपका क्या है, 0 से 14 वर्ष है, एक 15 से 64 वर्ष है, और एक 65 से बाकी जो उम्र बची है उसका है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या का आयु पिरामिड त्रिकोणीय होता है, त्रिकोणीय होता है जिसमें निचला आधार चौड़ा होता है। तो ये निचला आधार है, ये चौड़ा होगा, उसके बाद ये निचला होगा, ये अंत वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए चौड़ा वाला जो है निचला आधार है, ये बीच वाला आधार है, ये अंत वाला आधार है। तो ये क्या का है, त्रिकोणीय होता है इसका जो पिरामिड होता है, आयु पिरामिड। उसके बाद देखिए गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए। क्या कर रहा है, गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए गॉस के अनुसार 2 जातियां जो एक ही पारिस्थितिक स्थान में एक जैसे संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं वे लंबे समय तक एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। ठीक है, जिसका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है वह दूसरी जाति को बाहर कर देती है या वह विलुप्त हो जाती है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो गॉस के अनुसार ये गॉस का नियम जो दिया गया स्पर्धी अपवर्जन का नियम, इसमें 2 जातियां होती हैं और दोनों जाति को एक साथ रखा जाता है एक ही स्थान पर, जिसमें क्या होता है कि उसमें संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है। दोनों क्या करती है, अपने संसाधन के लिए क्या करती है, स्पर्धा करती है। वे लंबे समय तक एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, मतलब वे लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि किसी को किसी की जरूरत है तो किसी को किसी चीज की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग चीज की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से जिसका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है वह दूसरी जाति को बाहर कर देती है, यानी कि जिसको ज्यादा लाभ होता है वो दूसरी जाति को क्या करती है, बाहर कर देती है, या वह विलुप्त हो जाती है, या वह विलुप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिया गया है
कि दो परभक्षी जो एक ही शिकार पर निर्भर हो, एक को हटना होगा। यानी कि जैसे अगर शेर और हिरन है तो शेर जो है हिरन पर क्या है, आधारित है, और हिरन जो है वो तो मान लीजिए उस पर आधारित नहीं है, उसको चारा चाहिए। तो जैसे शेर होता है ना, वो क्या कर देगा, हिरन को मार देगा, या तो हिरन को खा जाए या हिरन क्या हो जाए, कहीं भाग जाए। ठीक है, तो हिरन को विलुप्त होना पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, वही है आपका गॉस का जो स्पर्धीय अपवर्जन नियम है। ठीक है, तो ये आपका नियम है, इसको ध्यान से मतलब पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आ गया। प्रश्न नंबर 4 जो है, कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कृत्रिम संकरण की विधि, देखिए कृत्रिम संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नर से लिए गए शुक्राणु को कृत्रिम रूप से मादा के प्रजनन तंत्र में स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, यह एक विधि है। इसमें क्या किया जाता है कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म को क्या किया जाता है, लिया जाता है, और वह मादा के प्रजनन तंत्र में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक ना, उसमें डाल दिया जाता है। फिर विधि देखिए, ये विधि है, पहला उच्च गुणवत्ता वाले नर से शुक्राणु एकत्रित किए जाते हैं। जो आपके स्पर्म होंगे वो अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले जो नर होंगे उनसे वो क्या किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। दूसरी पॉइंट है, इन्हें विशेष तकनीकों से सुरक्षित रखा जाता है। इन्हें क्या किया जाता है, विशेष तकनीकों से क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि फ्रीजर में रखा जाता है या फिर ऐसा टेम्परेचर में रखा जाएगा कि जो खराब ना हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जब मादा गर्भधारण के लिए उपयुक्त होती है तब स्पर्म को उसमें प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक ना, तब क्या किया जाता है, स्पर्म को उसमें प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, यानी कि डाला जाता है। यहाँ पर देखिए महत्व, बेहतर नस्ल का विकास, बीमारियों की रोकथाम, समय और संसाधन की बचत, दूर दराज के क्षेत्रों में नस्ल सुधार संभव। यानी कि इसमें क्या होता है, बेहतर नस्ल का विकास होता है, उसके बाद बीमारियों की रोकथाम भी होती है। ठीक है, कोई बीमारी है अगर तो किसी पुरुष को कोई बीमारी, तो दूसरे पुरुष का स्पर्म लेकर उसकी औरत में लगाया जाता है, तो क्या होता है, उसको वो बीमारी नहीं होती उस बच्चे को। ठीक है, समय और संसाधन की बचत, इसमें क्या होता है, समय और संसाधन की बचत भी होती है। ठीक, और दूर दराज के क्षेत्रों में नस्ल सुधार संभव, यानी कि दूर दराज के क्षेत्र में मतलब दूर दूर तक क्या हो जाता है, नस्ल सुधार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, अंतःगर्भाशयी युक्तियों यानी कि IUD और उनके अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए IUD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक ना, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस गर्भाशय में डाला जाने वाला एक उपकरण है जो गर्भधारण को रोकता है। ठीक ना, इसमें क्या करता है, जो IUD होता है यह गर्भाशय में डाला जाता है, और यह क्या करता है, यह एक उपकरण है और यह क्या करता है, गर्भधारण को रोकता है, यानी कि प्रेगनेंसी को क्या करता है, यह रोक देता है। प्रकार, पहला प्रकार है कि कॉपर टी को लिया जाता है। कॉपर टी से क्या होता है कि महिला के प्रजनन तंत्र में कॉपर टी लगाया जाता है। जिस प्रकार से आपको अगर फिगर देखना है, फिगर भी आप देख सकते हैं ऊपर, कॉपर टी वही है। ठीक है, कॉपर टी को लगाया जाता है, और कॉपर टी से क्या होता है कि गर्भधारण रुक जाता है। उसके बाद देखिए मल्टी लोड, ये भी एक होता है। उसके बाद देखिए 3 हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ठीक ना, हार्मोन रिलीजिंग एक होता है, उसको भी लगाया जाता है। उसके बाद अनुप्रयोग, दीर्घकालिक गर्भ निरोधक उपाय, सुरक्षित और प्रभावी, और इसका अनुप्रयोग का हार्मोन रहित विकल्प उपलब्ध में किया जाता है। परिवार नियोजन में सहायक होता है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग परिवार नियोजन में भी किया जाता है, यानी कि जनसंख्या को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर ग पर चलते हैं हम लोग। बायोलॉजी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का ग, DNA प्रकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखिए। DNA प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए DNA प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन क्या होता है कि दौरान कई एंजाइम कार्य करती हैं। ठीक ना, DNA प्रतिकृति या फिर रेप्लिकेशन के दौरान कई एंजाइम कार्य करती हैं। पहला हेलिकेज
हेलिकेस क्या करता है, डीएनए की दोहरी हेलिक्स को खोलता है। ठीक है, जो डीएनए में डबल हेलिक्स पाया जाता है, दोहरा हेलिक्स पाया जाता है ना, उसी को क्या करता है, यह हेलिकेस जो होता है डीएनए की दोहरी हेलिक्स को खोलता है। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, नया डीएनए जोड़ता है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये क्या करता है, नया डीएनए जोड़ता है। उसके बाद प्राइमेज, अब ये प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर जोड़ता है। ठीक ना, आरएनए प्राइमर जोड़ता है जिससे डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू कर सके। ठीक ना, ये आरएनए प्राइमर को जोड़ता है जिससे डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वो क्या कर सके, अपना काम शुरू कर सके। लाइगेज क्या है, ओकेजॉकी फ्रेगमेंट। ठीक ना, ये ओकेजॉकी फ्रेगमेंट को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए टॉपोआइसोमरेज क्या होता है, टॉपोआइसोमरेज तनाव को कम करता है। ये क्या करता है, तनाव को कम करता है। उसके बाद महत्व को देखिए, महत्व, ये एंजाइम डीएनए की सटीक और तेज प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो ये एंजाइम होती है इसमें जो पाया जाता है वो क्या होती है, जो जितने एंजाइम में यहाँ पर बताया, हेलिकेज है, लाइकेज है, टाइपोआइसोमरेज है, प्राइमेज है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी ये एंजाइम है डीएनए की सटीक और तेज प्रतिकृति के लिए आवश्यक होती है। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है, द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। क्या करना है यहाँ पर, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन करना है। देखिए मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम बताता है कि जीन की युग्मित विशेषताएं स्वतंत्र रूप से विभाजित होती हैं। जो मेंडल थे वो क्या थे, उन्होंने बताया कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में बताया कि जीन की जो युग्मित विशेषताएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, यानी कि कई भागों में टूटती है, यानी कि विभाजित होती हैं। द्विसंकर क्रॉस, जब दो भिन्न विशेषताओं जैसे कि बीज का रंग और आकार, यानी कि जो आप बीज बोते हैं उसमें जो बीज का रंग है और जो आकार है, ठीक है, आकार वाले पौधों का संकरण किया जाता है तो उनकी जीव स्वतंत्र रूप से संतानों में विभाजित होते हैं। ये क्या करते हैं, जब इस प्रकार के जब दो भिन्न विशेषताओं वाले पौधों का संकरण किया जाता है तो उनके जो जीव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से संतानों में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि वो कई रूप से क्या हो जाते हैं, संतानों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिए RRYY, यानी कि गोल और पीला बीज। ठीक है, RRYY गोल और पीला बीज। यहाँ पर XR स्मॉल r कैपिटल Y, यानी कि झुर्रीदार और हरा। ये देखिए F1 पीढ़ी में होता है और जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y सभी गोल हो जाते हैं और पीले हो जाते हैं। ठीक ना, ये इसमें क्या गोल और पीला था, झुर्रीदार और हरा था, तो यहाँ पर कैपिटल R आ गया, स्मॉल r आ गया, कैपिटल Y स्मॉल y, तो इसमें क्या हो गया, सभी गोल हो गए और पीले हो गए। अब इसमें जो रेशियो बनता है F2 पीढ़ी में, रेशियो बनता है 9:3:3:1 का रेशियो बनता है, का अनुपात गोल पीला गोल हरा, झुर्रीदार पीला झुर्रीदार हरा का ये रेशियो बनता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये गोल पीला है, ये गोल हरा है और ये झुर्रीदार पीला और ये क्या है, झुर्रीदार हरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, रेशियो बनता है। तो आज की वीडियो यही प्रश्न नंबर 4 की घ तक रहेगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 5 से कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग PDF के लिए 74600127 नंबर पर 763, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक ना, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।